हाँ भाई, आज पढ़ने वाले हैं हमने तीन यूनिट खत्म कर दी है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीन यूनिट हमारे खत्म हो चुकी है। अब अगली यूनिट पर बात करते हैं। यूनिट नंबर 4, नाम क्या है इसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड। परिभाषा की बात करें तो बहुत ज्यादा परिभाषा है। ऐसे सारे यौगिक जिनमें COOH समूह होता है, ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें कौन सा समूह हो? COOH ग्रुप हो, ऐसे सारे कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। लिख दो फटाफट परिभाषा। द कंपाउंड्स है वे यौगिक जिनमें COOH समूह पाया जाता है। COOH समूह पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं, ठीक। The compound having COOH group are called carboxylic compound, ठीक। अब ये तो नामकरण, नोमेनक्लेचर। नामकरण बहुत ही आसान है भाई इनका। आपको लगाना क्या है? पीछे ओइक अम्ल लगाना है, ओइक अम्ल। इनके पीछे क्या लगाना है आपको? ओइक एसिड। ये इनका सफिक्स होता है, अम्ल होता है, अम्ल। जैसे कि मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, ये मैंने एक एग्जांपल CH3COOH का। बोलो कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? H बोलते हैं, H, ठीक है ना। अब पीछे क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या लगाओगे आप? ओइक लगाओगे, और क्या हो जाएगा? एसिड। तो बराबर क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक, ये 2 कार्बन को एक बोलते हैं। अगर एल्केन है तो क्या लिखोगे? एथेन लिखोगे, एथेन। अब यहां से इस ई को हटा दो और क्या हो जाएगा? ये एथेनोइक एसिड हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, ठीक। आगे देखो भाई, ये मैंने एक लिख दिया CH3, ये हो गया CH, इधर की तरफ CH3 लगा दिया, ये COOH हो गया। नंबरिंग करो जरा इसकी, ये 1, ये 2 और ये 3 हो जाएगा। 2 पर क्या लगा दिया मैंने? प्रतिस्थापित लगा दिया, सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। तो एक है, इसको मेथिल बोलोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। और 3 कार्बन पीछे को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और पीछे क्या लगाना है? ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा भाई? प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। एक और कर लेते हैं, ये लो भाई, ये CH3 और ये CH2 और ये CH2 और ये हो जाएगा COOH। ये 1, ये 2, 3 और 4। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट, मतलब एल्केन है तो ब्यूटेन हो जाएगा, और पीछे ओइल डाल दो तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल इसका नामकरण हो जाएगा। लिख लो भाई, नामकरण डालो टॉपिक और लिखना शुरू कर दो। बाकी तो आप लोगों ने सबको पता होता है, बस मैं लिखना है, जल्दी कर लो भाई।
डालो सी डबल समूह की संरचना तथा प्रकृति, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सी डबल एच ग्रुप। सी डबल एच ग्रुप, पहले संरचना की बात कर लेते हैं। तो संरचना में क्या होता है, नॉर्मल है, हमें संकरण पर जाना है। जरूरी आपको स्ट्रक्चर की बात करनी हो, संरचना की बात करनी हो, हमेशा कहां जाओगे आप, उसके संकरण पर जाओगे, हाइब्रिडाइजेशन पर जाओगे। तो देखो ध्यान से भाई, सी डबल एच, देखो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये मुझे कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, ये सी डबल बॉन्ड और ये OH और एक बॉन्ड की तरह होता है, ऐसे होता है ना। एक सिग्मा पाई है या एक ही सिग्मा होगा और यहाँ पर भी एक सिग्मा, टोटल 3 सिग्मा। 3 सिग्मा से कौन सा संकरण निकल कर आएगा, sp2। sp2 में बताओ ऑर्बिटल कैसे होते हैं, 120 डिग्री के एंगल पर, 120 डिग्री के एंगल पर होते हैं। तो एक तो मैंने ऑक्सीजन से लगा दिया, एक मैंने दूसरे ऑक्सीजन से लगा दिया, और एक यहाँ पर या तो R लगा दो या फिर आप क्या लगा दो, H लगा दो, कुछ भी लगा दो, आपकी मर्जी पड़ेगी। ऑक्सीजन से एक डबल बॉन्ड बना दिया मैंने, ये सिग्मा हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा मेरे पास। इधर की तरफ ये OH लगा दिया, ये सिग्मा और ये सिग्मा हो जाएगा। बोलो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो संकरण है वो कौन सा है भाई, sp2 संकरित तार है। ये तो इसकी क्या हो जाएगी, संरचना हो जाएगी। अगर प्रकृति की बात करूं तो इसके अंदर 2 प्रकार के रूप हैं भाई, देखो एक तो कौन सा ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड O समूह, इसको बोला जाता है कार्बोनिक समूह, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। और एक होता है हाइड्रोक्सी समूह OH, ये होता है हाइड्रोक्सी समूह। ये दोनों समूह एक दूसरे की प्रकृति को प्रभावित करते हैं, ये इसको प्रभावित करेगा और ये इसको प्रभावित करेगा। कैसे करेगा, अब वो अलग बात है। अब देखना ध्यान से, देखो भाई ये सी डबल बॉन्ड और ये OH, ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं, लो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखना अगर इसके अंदर अनुनाद चलेगा, इसके अंदर अनुनाद चलेगा तो कैसे चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन टूटकर इधर की तरफ गया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत कितना ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन यहां पर टूटा तो ये ऊपर माइनस, कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये हो गया इधर की तरफ OH, ऑक्सीजन के पास लो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह अपने इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ डोनेट कर देता है। जैसे इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, यहाँ पर एक बॉन्ड और बनेगा, इसको मैं कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक तो पहले से था, एक से दिया तो बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, कमी। बोलो होगी होगी होगी। अब देखो याद करो, मैंने पिछली यूनिट में आप लोगों को एल्डिहाइड का कीटोन पढ़ाया थी, एल्डिहाइड का कीटोन पढ़ाया था मैंने इस तरह से, उनमें भी सी डबल बॉन्ड होता था कि नहीं होता था, वहां भी सेम क्वेश्चन आनी थी। ये इधर की तरफ गया, ये ओवर माइनस आ गया, ये इधर सी माइनस, फिर हमने क्या किया था, इस प्लस पर हमने किसी NO माइनस का अटैक करवाया था, नाभिक स्नेही का आक्रमण करवाया था। बोलो करवाया था कि नहीं करवाया था, करवाया था। तो यहाँ भी हमने देखा सी डबल बॉन्ड O समूह है, बिल्कुल। फिर हमें याद आया एल्डिहाइड कीटोन में इस पर हम किसका अटैक करवाते थे, NU माइनस का। हमें पता है कार्बोनिल समूह दिमाग में आ गए, हमें अब दिमाग क्या आएगा, ये हमारी स्ट्रक्चर दिमाग में आएगी भाई, ये तो ऐसा करना होगा, कार्बन पर प्लस आएगा और प्लस जैसे आएगा इस पर कौन अटैक कर देगा, NU माइनस अटैक कर देगा। आया प्लस, यहाँ पर कौन अटैक करेगा, NU माइनस। लेकिन क्या बचा क्या, जैसे ही प्लस आया ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए और उस प्लस को अपने पास बुला लिया, तो अब क्या कार्बन पर प्लस रहा क्या, अब क्या NU माइनस कार्बन पर अटैक कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। लगता है यहाँ प्लस होता है लेकिन वास्तव में प्लस होता नहीं, वो ऑक्सीजन के कारण उदासीन हो जाता है। इसी के कारण इस कार्बोनिल समूह की प्रकृति कम हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पर NU माइनस अटैक कर देगा लेकिन अटैक करता नहीं है। मतलब इस सी डबल बॉन्ड समूह की जो क्रियाशीलता है वो इस OH समूह के कारण कम हो गई। अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो इसकी तरह यहाँ भी अटैक होता तो प्रोडक्ट बनता, लेकिन ये यहाँ होने से
इसने इसके प्लस को अपने पास बुलाया और इसकी क्रियाशीलता को खत्म कर दिया। तो यह आई ग्रुप से समूह इस कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है या उसको डिक्रीज कर देता है। आई बात समझ में। अब देखो हमें लगता है कि यहाँ पर प्लस आता है लेकिन वास्तव में होता नहीं है। ऐसी जो प्रकृति होती है ना या ऐसा जो व्यवहार होता है उसको छदम व्यवहार बोलते हैं। दिखता क्या है होता क्या है, हमें लगता है दूर से कि प्लस होगा लेकिन वास्तव में चर्चा करेगा तो प्लस होता ही नहीं है। ऐसी प्रकृति को कहा जाता है छदम प्रकृति। जैसे बोलते हैं स्यूडो नेचर, इसको क्या बोलते हैं स्यूडो नेचर। मतलब जो कार्बोनिल समूह होता है इसकी प्रकृति यहाँ पर छदम होती है, स्यूडो होती है। इसकी क्रियाशीलता को कम कर देता है यह और ये तो इसके बारे में था। अब हम इसके बारे में भी पता लगा लेते हैं। भाई ये तो इसका काम खराब हो गया, अब कुछ इसका भी होना है क्या वो भी देख लेते हैं। अभी हमने देखा था कि फाइनल अनुनाद के कारण स्ट्रक्चर कैसी बन गई थी, कुछ इस प्रकार की संरचना बन गई थी। बोलो बनी थी कि नहीं बनी थी। अब देखो होगा क्या, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। यह कमी को पूरा करने के लिए इन इलेक्ट्रॉनों को अपने पास बुलाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन को H+ के रूप में बाहर निकाल देगा। जैसे ही हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकलेगा मतलब फाइनल स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार की मिलेगी। तो देखो इस पर प्लस आने से इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और इस ऑक्सीजन ने आसानी से इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। सपोज करो अगर इस ऑक्सीजन में प्लस होता ही नहीं तो क्या ये इलेक्ट्रॉनों को अपने पास बुलाएगा क्या, बुलाता, लेकिन उतनी आसानी से नहीं बुलाता तो सही लेकिन उतनी आसानी से नहीं बुलाता। अब यहाँ पर कमी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अब कमी है तो तेजी से इलेक्ट्रॉनों को अपने पास बुलाएगा और आसानी से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन निकलेगा लेकिन आसानी से नहीं निकलेगा क्योंकि कमी नहीं है इलेक्ट्रॉनों की। तो हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकल गया तो मतलब इस OH समूह की क्रियाशीलता इस C डबल बॉन्ड समूह ने बढ़ा दी। देखो इसने इसकी कम कर दी लेकिन बदले में इसने इसकी बढ़ा दी। ठीक है ना, लिख लो इसके जरिए COOH समूह में COOH समूह में कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है। कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है। इसकी संरचना निम्न प्रकार है। इसकी संरचना निम्न प्रकार है। बनाओ इसको जल्दी से आप लोग देखो इन COOH group carbon present in sp2 hybrid form, carbon present in sp2 hybrid form, sp2 hybrid form. Its structure can be given as ठीक है, जल्दी से स्ट्रक्चर बताओ। आप लोगों ने बनाई इसके नीचे लिखो स्ट्रक्चर के नीचे। कार्बोक्सिलिक समूह में C डबल बॉन्ड O समूह तथा OH समूह, C डबल बॉन्ड O समूह तथा OH समूह एक दूसरे की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। जिसे निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। ये अनुवादी संरचना बना लो। ये तीनों केवल ये तीनों बनानी है। आप लोग ये इसके इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप
C double bond O2 and hydroxy group OH and hydroxy group OH. Affect reactivity of each other. Affect reactivity of each other. It can be explained. It can be explained as following. As following way. बना लीजिए या आपने लिखो उसके लिखो उपरोक्त संरचनाओं से स्पष्ट है कि उपरोक्त संरचनाओं से स्पष्ट है कि कार्बन पर आने वाला धनावेश, कार्बन पर आने वाला धनावेश ऑक्सीजन के द्वारा उदासीन हो जाता है। ऑक्सीजन के द्वारा उदासीन हो जाता है। ऑक्सीजन के द्वारा उदासीन हो जाता है, जिससे कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता कम हो जाती है। जिससे कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता कम हो जाती है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोनिल समूह की प्रकृति छदम प्रकृति होती है। कार्बोनिल समूह की प्रकृति छदम प्रकृति होती है। छदम प्रकृति होती है। ठीक है। ये सब हम लोग ये वाली आप लोग लिखो इसके लिए। It's clear from our structure. It's clear from our structure. Positive charge of carbon. Positive charge of carbon is neutralized by hydroxy group. Neutralized by hydroxy group. So reactivity of carbonyl group. Decreases. It's called pseudo-nature of carbonyl group. It's called pseudo-nature of carbonyl group. Structures बनाइए ये वाली आप लोगों को सुनिए। ऑक्सीजन पर धनावेश आने के कारण यह आसानी से इलेक्ट्रॉनों को यह आसानी से हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में मुक्त कर देता है। आसानी से हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में मुक्त कर देता है।
मुक्त कर देता है। अतः कार्बोनिल समूह के कारण, अतः कार्बोनिल समूह के कारण हाइड्रोक्सी समूह की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। हाइड्रोक्सी समूह की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। आप लोग भी लिखो। Due to presence of positive charge, due to presence of positive charge on oxygen, it easily donate hydrogen H H plus. So due to carbonyl group, reactivity of hydroxy group increases. ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब हम अम्लीय प्रकृति पर बात करेंगे। अभी यह ध्यान से देगा कि भाई जो C वाला ग्रुप होता है ना, उसमें एक हाइड्रोजन होता है जो सीधा ऑक्सीजन पर जुड़ा होता है। इसकी संरचना वाला होता कौन है? तो इस प्रकार से बनेगी। देखो इसमें एक हाइड्रोजन है जो सीधा ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ है, इसी कारण से यह हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा होता है, विद्युत ज्यादा होती है, यहां से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा ऊपर आ जाएगा माइनस, और यहां से हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। H+ के रूप में बाहर निकला मतलब इसमें अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित कर दी। H+ बाहर जाना क्या होता है? अम्लीय प्रकृति। अब ये जो आयन बना है ना, इस आयन को कहा जाता है कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलेट आयन। कौन सा आयन बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। इस आयन में अनुनाद होता है। कैसे अनुनाद होता है? बोर्ड पर देखो, ये हो गया, ये इधर की तरफ और ये हो गया इधर की तरफ। बोर्डों में ऐसे कर दो तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होगा क्या? यह इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा ऑक्सीजन सॉरी कार्बन पर प्लस और ये माइनस, बोलो क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग हो जाएगी। ऑक्सीजन पर क्या हो गया? माइनस आ गया। फिर वापस क्या होगा? ये यहां पे ना प्लस और माइनस, बॉन्डिंग वापस से होगा। मतलब अनुनाद के द्वारा इसके अंदर कितनी संरचनाएं पाई जाती है? 2 संरचनाएं पाई जाती है। तो जैसे ही H+ बाहर निकलता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, वह अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसी वजह से यह आसानी से H+ को दाब कर देता है और अपनी अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। ठीक है, लिख लो। कार्बोक्सिलिक समूह में ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन उपस्थित होता है, जिसे त्याग कर यह अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। जिसे त्याग कर यह अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है तथा बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ठीक है, पहले ये लिखो फिर ये लिखो। आप लोग हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन, इन कार्बोक्सिलिक एसिड।
donate H plus. It donate H plus and shows the acidic nature. And shows acidic nature. And resulting carboxylate ion get stability by resonance. ठीक है, ये होगी बना, ठीक है ना। अब देखो हाँ बनाना होगा, जल्दी बनाओ। अब देखो हम अलग अलग प्रकार के दो तीन अम्लों की तुलना करेंगे एक दूसरे, जिनके लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में। एक तो मैंने क्या लिख दिया, फॉर्मिक अम्ल लिख दिया। ये मैंने कौन सा अम्ल लिखा भाई, फॉर्मिक अम्ल। और ये मैंने इधर इधर कौन सा अम्ल लिख रखा है भाई, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड मैंने लिख रखा है। बताओ इनमें किसकी प्रकृति ज्यादा होनी चाहिए, किसकी प्रकृति कम होनी चाहिए। तो यार इसको पढ़ने से पहले ना आप लोगों को 2-3 मिनट पढ़ाना, पहले उनको पढ़ते हैं, फिर बाद में हम इन सब चीजों को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। पहले उनको पढ़ते हैं, देखना ध्यान से। तो देखो भाई, अगर मैं किसी भी एलिफेटिक अम्ल की बात करता हूं, किसी भी एलिफेटिक अम्ल की बात करता हूं, अगर उसमें कौन सा समूह लगा हो, आर समूह लगा हो, आर समूह। तो आर समूह देखना क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी प्रकृति का हो सकता है। ये आर यहां पर हो सकता है माइनस आई प्रकृति का होता है, या माइनस आर प्रकृति का हो सकता है, या माइनस एच प्रकृति का हो सकता है। पॉसिबल है, मैंने तीनों बताई थे, तीनों जो पढ़ाया था आपको। या फिर ऐसा हो सकता है ये आपके या तो प्लस आई प्रकृति का हो सकता है, प्लस आर प्रकृति का हो सकता है, या यह माइनस एच प्रकृति का हो सकता है। बोलो होगा कि नहीं होगा। जब माइनस वाला प्रभाव लगेगा तो इलेक्ट्रॉनों को की ओर खींचेगा। देखना ध्यान से, यहां पर मैंने आर समूह लगा दिया जो कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो ये इलेक्ट्रॉनों को यहां से खींचेगा, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की होने वाली कमी ज्यादा होगी। ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी ज्यादा होगी। कमी ज्यादा होने से यह आसानी से हाइड्रोजन को H+ के रूप में मुक्त कर देता है। इस स्थिति में मतलब इसकी स्थिति में जो एसिडिक प्रकृति होती है ना, वो बढ़ जाती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को देने वाले समूह होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों को देगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, थोड़े बहुत तो यहाँ पर भी जाएंगे इसे। तो क्या अब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, क्या नहीं हुई। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं हुई, तो अब क्या है, आसानी से इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, क्या नहीं निकालेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कमी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनों को बुलाने की क्या जरूरत आ रही है पॉकेट में, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा रखना भी हानिकारक है, इलेक्ट्रॉनों को कम रखना भी हानिकारक है। जैसे खाना ज्यादा खाओगे तो भी पेट खराब होगा, कम खाओगे तो फिर रहा नहीं जाएगा, वही वाली कंडीशन है। ज्यादा भी नहीं चाहिए भैया, कम भी नहीं चाहिए, अपने को लिमिट में चाहिए, लिमिट में, तो लिमिट में चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर जो एसिडिक नेचर है ना, वो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्या होता है एरोमेटिक में। जरा एरोमेटिक का भी बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं हमसे। ये मैंने कोई भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दिया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ भी H+ से बाहर निकलना है, तो ये मैंने G ग्रुप जोड़ दिया। अगर ये G ग्रुप, अगर इस G ग्रुप की प्रकृति -I -H -R हुई, तो वही वाली कहानी, खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को तो कमी होगी और हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर इसकी जो एसिडिक नेचर होगी वो बढ़ जाएगी। अगर ये G ग्रुप कौन सी प्रकृति का होगा, +I प्रकृति का होगा, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्या, नहीं। तो फिर एसिडिक नेचर इस स्थिति में घट जाएगी, ठीक है। लिखो इसके नीचे लिखो, पहले इसके नीचे
फिर करेंगे। जब कार्बोक्सिलिक समूह से इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ता है, आकर्षी समूह ब्रैकेट में लिखो -i -r -h, ताकि आपको ध्यान रहेगा। मैंने सब बताया कि आप लोगों को देखो फ्री नोट में, उसको जाकर देखना, लेक्चर को रिपीट कर लेना, उसको आज क्या होता है -i, क्या होता है -r, क्या होता है -h, ठीक है। होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है, तथा जब कार्बोक्सिलिक अम्ल से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जैसे जुड़ा होता है तो अम्लीय प्रकृति घट जाती है, ठीक है। कर लो, ये लिखो ऐसे करें आप लोग, लिखो when group having -i -r -h effect is attached to carboxylic acid, then acidic nature increases, and when group having +i +r +h affect, then acidic nature decreases, ठीक है। कर लो भाई उधर का, कर लिया। अब देखो हम कुछ एग्जांपल बात करेंगे, सबसे पहले एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, 1 नंबर ले लिया, एक तो मैंने लिया फॉर्मिक अम्ल, एक मैंने लिया एसिटिक अम्ल। बताओ यहां पर इसका कौन सा प्रभाव लगेगा, -i +h प्रभाव लगेगा ना। ये देखो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन होगा, बताया मैंने, h का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, ठीक है। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉनों को देगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी क्या, नहीं होगी। यहाँ पर H में क्या इलेक्ट्रॉनों को देता है क्या, नहीं देता है, तो न्यूट्रल होता है ना, तो देता नहीं रहता। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे तो कमी नहीं है, यहाँ पर तो इसकी तुलना में तो कमी ही होगी, तो यह आसानी से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। इसी वजह से फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। दूसरा मैंने क्या कर दिया, ये दूसरा मैंने 3 तरह के अम्ल मैंने लिखे, ये मैंने दिखा देखो, ये पहले मैंने क्या लिख दिया, एसिटिक अम्ल लिख दिया, लिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये पहले मैंने क्या लिख दिया भाई, एसिटिक अम्ल लिख दिया, ठीक। इसके बाद मैंने इसके एक हाइड्रोजन को Cl से प्रतिस्थापित कर दिया, फिर मैंने एक और हाइड्रोजन को बाहर निकाला और Cl लगा दिया, फिर मैंने तीसरे हाइड्रोजन को बाहर निकाला और इससे Cl भी लगा दिया, ठीक है। अब देखो Cl का कौन सा प्रभाव होता है, -i प्रभाव, -i 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 -i, 3 की -i
दो माइनस आई, एक माइनस आई, कोई माइनस आई नहीं है, तो माइनस आई इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, तो एसिडिक नेचर बढ़ती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा तो इसकी सबसे ज्यादा, यहाँ पर दो ही है तो इसकी से कम, यहाँ पर एक ही है तो इसकी से कम, और सबसे कम इसकी होगी। जहाँ पर माइनस आई ये ही नहीं, यहाँ पर कौन सा प्रभाव लगने लग गया, प्लस आई प्लस एच प्रभाव लगने लग गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये दोनों लगाते हैं, प्लस आई भी लगाते हैं और प्लस एच भी लगाते हैं, तो किनके पास अल्फा हाइड्रोजन भी होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन में क्या चलेगा, अतिसंयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन चलेगा। तीनों में मैंने बहुत अच्छे से समझाया, वहां से देख लेना, ठीक है ना। तो इस तरह से इन अम्लों की गैसीयता का क्रम कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल हो जाएगा। लिखो नंबर 1 एग्जांपल, लिखो फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में, फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है, अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है, अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि एसिडिक अम्ल में CH3 समूह, क्योंकि एसिडिक अम्ल में CH3 समूह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रकृति का होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रकृति का होता है, बराबर। आप लोग देखो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, so because in acetic acid CH3 group is electron donating in nature, CH3 group is electron donating in nature, electron donating in nature। बना लीजिए दूसरा पॉइंट, जल्दी करो भाई। क्या अब लिखो एसिटिक अम्ल के क्लोरो व्युत्पन्नों की क्रियाशीलता, एसिटिक अम्ल के क्लोरो व्युत्पन्नों की क्रियाशीलता का क्रम की अम्लीय प्रकृति, क्लोरो अम्लों की अम्लीय प्रकृति का क्रम निम्न प्रकार है। प्रकृति का क्रम निम्न प्रकार, लिख लो भाई क्रम। 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल, 2 है तो डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल, 1 है तो क्लोरोएसिटिक अम्ल, और यहाँ एक भी नहीं है तो एसिटिक अम्ल, लिख लेना नाम और क्रम लिख लो आप। क्लोरो substituent of acetic acid, क्लोरो substituent of acetic acid can be given as follows। ये एसिडिक नेचर का काम है, ऐसे एसिडिक नेचर, ऐसे टेस्ट आते हैं बहुत सारे लिखे होते हैं, फिर उनमें देखना पड़ता है किसका माइनस आई है, किसका माइनस आ है, किसका क्या है, किसका क्या है, किसका क्या है, ऐसे करके बनाना पड़ता है, ठीक है ना। क्या टाइम हो गया, 40 हो गए। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं। अब हम फिनोल में और कार्बोक्सिलिक अम्ल में तुलना करेंगे, ये थोड़ा अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी पे तुलना करने वाले हैं हम, फिनोल में और कार्बोक्सिलिक अम्ल में तुलना करने वाले हैं।
ठीक है, कौन होता है कम, कौन होता है ज्यादा। अब देखो इसमें कैसे कैसे अनुनादी संरचनाएं होती है ये हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले बनाई H प्लस को देगा अनुनादी संरचना चलेगी, जो चलेगा जो चलेगा। हमें फिनोल पर बात करनी ये भी हमें पता है, लेकिन फिनोल हमने बहुत दिनों पहले पढ़ी थी तो हमें कितने दिनों तक का याद हो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम भूल जाते हैं चीजों को। इधर पढ़ते हैं, इधर पढ़ा, इधर निकाल दिया, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। अब क्या करेंगे, फिनोल पर भी ध्यान रखेंगे। चलो भाई फिनोल के पास चलकर देखते हैं। ये लो फिनोल, इसमें भी ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्या ये H+ को डोनेट करेगा? क्या बिल्कुल करेगा, किया भी था हमने तो करवाया था। ये देखो भाई ऊपर क्या हो गया, माइनस आ गया। इसको कौन सा आयन बोलते थे हम? फिनोक्साइड आयन बोलते थे। अनुनाद चलता है क्या इसके अंदर? बिल्कुल भर भर के चलता है इसके अंदर, तो भाई इसके अंदर तो भर भर के चलता है। ये लो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन आया, प्लस और माइनस में क्या हो गई है, ऊपर की तरफ बॉन्डिंग हो गई, माइनस यहां पर पहुंच गया। अब इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन क्या आया तो यहां पर तो माइनस आएगा, प्लस और माइनस में क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई, और बाकियों में आपको किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगला बॉन्ड इधर की तरफ होता, ये माइनस, ये प्लस और माइनस में बॉन्डिंग, ये प्लस प्लस हो गया। आगे अगला इलेक्ट्रॉन कहां टूटेगा भाई, ऑक्सीजन पर टूटेगा। ये माइनस, ये प्लस और माइनस में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग, ये माइनस ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही सही। बोलो बोलो अनुनादी संरचनाएं चली चली चली। थोड़ी देर पहले मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल की भी बनाई थी, दोबारा बनाने में क्या जा रहा है, ऐसे चलती है इसकी, तो ये यहाँ पर आता है और ये O माइनस, ये डबल बॉन्ड O दो ही होती है इसकी। ऊपर कितनी मिली, अरे ऊपर कितनी मिली, 1 2 3 4 5 पांच अनुनादी संरचना। कार्बोक्सिलिक एसिड की कितनी मिली, केवल 2 अनुनादी संरचना। तो बताओ ज्यादा एसिडिक प्रकृति किसकी होनी चाहिए? जैसे ही H+ निकाले ना, 2 अनुनादी संरचना के द्वारा इसने स्टैक किया, इसने H+ निकालने के बाद 5 अनुनादी संरचनाओं का स्टैक प्राप्त किया। तो आपके अनुसार एरोमेटिक मतलब ज्यादा एसिडिक एसिड किसकी होनी चाहिए? यही लगता है ना, तो इसका है जितनी ज्यादा अनुनादी संरचना है उतना ज्यादा स्थायित्व, तो फिर तो भैया किसकी हो जाएगी, फिनोल की ज्यादा हो जाएगी। फिनोल की ज्यादा कर दी हमने, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? सुनो सुनाओ लाइव बात देखो, ध्यान से देखना, बहुत काम की बात बताऊं मैं आप लोगों को, जिंदगी भर सवाल या रेफरेंस लिखा होगा। देखो 5 अनुनादी संरचना, 2 अनुनादी संरचना, इनसे पहले आपको क्या चेक करना है, हमने अनुनाद जब हम अनुनाद के लिए पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं सी कभी भी धनावेशी परमाणु पर माइनस नहीं आता है तो ऐसी संरचना का स्थायित्व कम हो जाता है। यही कारण है यहाँ पर। देखो भाई देखो ध्यान से, यहाँ पर अनुनादी संरचनाओं में जो माइनस आवेश है वो ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित है, और ये दोनों अनुनादी संरचनाएं बिल्कुल एक जैसी अनुनादी संरचनाएं हैं। देखो ध्यान से, इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? नहीं है। तो अनुनाद का नियम कहता है सबसे पहली चीज प्लस सीखो क्या इसके बाद में, इसमें माइनस ऑक्सीजन पर परमाणु है जो एक उच्च विद्युत परमाणु है, ठीक है। अब इसके साथ पॉजिटिव फैक्टर क्या है, इसमें दोनों अनुनादी संरचनाएं एक जैसी होती हैं, और जो अनुनादी संरचनाएं बिल्कुल एक जैसी होती हैं उनका स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है, खतरनाक स्टेबल होती है। अगर एक जैसी इक्विवेलेंट एक जैसी अनुनादी संरचनाएं बने तो ऐसी अनुनादी संरचनाएं बहुत ज्यादा स्थायी प्रकृति की होती है। यहाँ पर देखो पहली गड़बड़ चीज तो क्या है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, हमें पता है कार्बन पर तो प्लस आता है, लेकिन आर्गन का गया नेगेटिव चार्ज आ गया, पहली कमी। दूसरी कमी बताओ, ये दोनों एक जैसे है क्या? यहाँ पर ऑर्थो पर है, यहाँ पर पैरा पर है, यहाँ पर ऑर्थो पर चला गया, क्या ये तीनों एक जैसी हुई क्या? नहीं हुई। इसमें रात में अंतर है, अलग अलग तीनों, इसी वजह से ये अलग अलग संरचनाएं बनी, तो एक दूसरे के समान नहीं है, इस वजह से इनका स्थायित्व
कम हो जाता है। एक जैसी बनेगी तो हमेशा स्टैक बढ़ेगा, अगर डिफरेंट बनेगी स्टैक घटेगा। कार्बन पर माइनस है, आना प्लस चाहिए था, स्टैक बढ़ गया। ऑक्सीजन पर माइनस है, आना भी माइनस ही चाहिए था, तो स्टैक बढ़ गया। इसी वजह से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है। लगता है फिनोल होता है, वास्तव में फिनोल नहीं होता। इसकी दो संरचनाएं, इसकी 5 प्रकार है। जैसे आप समझ रहे हैं, महाभारत देखा होगा, एक भीम 100 कौरवों पर मारे था, सुना ही होगा भीम और कौरवों का ना। एक भीम था इधर की तरफ, वो 100 कौरवों पर मारे था। सारे कौरव एक बार में भी आए तो भी नहीं जीत पाते थे। वही वाले काम है, ये दो इन 5 पर मारे, ये सारे जीत नहीं सकते। वही वाले कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है ना। लिखो थर्ड पॉइंट, फटाफट लिखो। फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में, फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय, फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में कम अम्लीय प्रकृति का होता है, कम अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक समान अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं, तथा ऑक्सीजन पर ऋणावेश उपस्थित होता है, जबकि फिनोल में ऋणावेश धन विद्युतीय कार्बन पर उपस्थित होता है, साथ ही इससे भिन्न भिन्न अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है, ठीक। बराबर है, ये भी बनाना चाहो तो नहीं, वरना ऊपर बना ही सकते आप लोग। फिनोल इज लेस acidic than carboxylic acid. Because in carboxylate ion, equivalent resonating structures are obtained, but in phenol non-equivalent resonating structures are obtained. ठीक है, बाकी हम कल पढ़ते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल और करेंगे, मैं कल से क्वेश्चन करने के लिए दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसलिए आज जो हमने पढ़ा है उसको बढ़िया से रिवाइज कर लेना और ध्यान रखना भाई, दो चीजों पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक तो फिनोल की अम्लीय प्रकृति पर बहुत सारे कंपाउंड देगा और ना बोलेगा अम्लता के क्रम में जमा हो, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल पर, उसके बाद में एक और आएगा आगे एमीन की क्षारकता पर। इन तीनों पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 5-5 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग ढंग से पढ़ोगे नहीं, ये जो चैप्टर है ना ये ढंग से पता होनी चाहिए आप लोगों को इन तीनों के लिए। अभी आगे इसके बाद में एमीन पढ़ेंगे, वहां भी खूब काम आएंगी, ठीक है ना। तो अच्छे से समझ के पढ़ो, तो ये आपको जो ऑर्डर है ना वो जमाना आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना। करना इसको
पार्टिकल पढ़ो।